Hello everyone, let us do this interesting problem from Newton's laws of motion from the book Pathfinder. And just like all the questions I've been bringing you, this question is just the right difficulty level for JEE Advanced. So you should definitely go for it. So now let us get into the solution. So we are given that there are two identical elastic cords of negligible relaxed lengths. And they are tied such that one of their ends are tied at these points A and B lying on the x-axis, which are equidistant from the origin O. The other ends of the strings or cords are tied to a small ball, right, as shown. Now the ball is held in equilibrium at a point P, right, and to hold the ball in equilibrium, a force of magnitude 1000 Newton has to be applied, right. So this much information is given. So assuming free space conditions, मतलब कि gravity वगैरह ignore कर सकते हैं, we have to find the force constant of the chords. So दोनों chords identical है, so दोनों का force constant हमें निकालना है, right? So let us move on to the solution. So let us first draw the forces, right? So these two forces will be applied by the chords, right? तो ये मैंने डायग्राम में -KR1 और -KR2 लिखा हुआ है, तो ये कैसे आया देखते हैं. So what do I mean by these expressions for these forces, right? तो R1 वेक्टर में किसको बोल रहा हूँ? AP वेक्टर को. AP वेक्टर का क्या मतलब होता है? दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन कि अगर हम दो पॉइंट्स को ऐसे लिखते हैं AB या AC या AP और उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड मतलब होता है. उसका मतलब होता है कि A से P की तरफ को जाने वाला वेक्टर, A से P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जिसका हेड P पे है और टेल A पे है, राइट. तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, और डायरेक्शन ऑब्वियसली इज गोइंग फ्रॉम A to P. सिमिलरली फॉर BP, राइट. तो दिस वेक्टर इज व्हाट आई एम कॉलिंग R1 A to P, राइट. सो A से P जाने वाला वेक्टर को मैं R1 बोल रहा हूँ और B से P जाने वाले वेक्टर को मैं R2 बोल रहा हूँ, राइट. तो ये AP जो कॉर्ड है उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसको कैसे लिखेंगे? तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा K इंटू R1, वेर R1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R1, कि K R1 जो है इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ये कैसे आया कि जो कॉर्ड थी उसकी ओरिजिनल लेंथ तो नेग्लिजिबल है, मतलब उसकी जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, जब कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम उस पर, इक्विलिब्रियम में जब मतलब कॉर्ड उसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल है, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, राइट. तो अभी अगर जो भी उसकी लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू द इलॉन्गेशन. तो जो कोई भी इलास्टिक कॉर्ड होती है, इलास्टिक वर्ड का ये मतलब होता है दैट इट फॉलोज हुक्स लॉ, राइट. यूजुअली इट इज़ इन सच क्वेश्चंस इट इज ऑल्सो मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली दैट इट फॉलोज हुक्स लॉ. हुक्स लॉ मतलब कि इफ द इलॉन्गेशन इज x देन द फोर्स अप्लाइड बाय द कॉर्ड इज kx, राइट, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग. तो इलास्टिक वर्ड का वही मतलब है यहाँ पे, राइट. तो अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ नेग्लिजिबल है, ज़ीरो के बराबर है, तो उसकी जो भी लेंथ अभी है दैट इज इक्वल टू द इलॉन्गेशन, उतना ही इलॉन्गेशन हुआ है. और अभी जो लेंथ है वो R1 के बराबर है, कि अगर इसमें AP वेक्टर को R1 बोल रहा हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड विल बी R1, राइट. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R1, और इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P. तो KR1 is the magnitude of the force applied by this chord AP, and the direction is -R1 cap. कि कोई भी स्प्रिंग या स्ट्रिंग होता है जो स्ट्रेच कंडीशन में होता है तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि जो स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड इन दिस डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, राइट. जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग इन टेंशन और अ स्प्रिंग, elongated spring, right. तो this the cord will pull the ball P back in this direction, right. The cord wants to go back to its original length, original very small length. The cord wants the ball P to come here, come in this direction, move in this direction so that it can reduce its length. तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगी. तो this is something that we all know, right. So the direction of the force is -R1 cap. कि R1 जो वेक्टर है उसको उल्टा कर दो, मतलब R1 तो A से P की तरफ को था, ऐसे था, अब हमें P से A की तरफ वाली डायरेक्शन चाहिए और यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए. तो हमने माइनस लगा दिया और
R1 कैप लिख लिया। फिर R1 और R1 कैप को हम कंबाइन करके R1 वेक्टर लिख सकते हैं फिर से। सो जो फोर्स आ रही है फाइनली वो माइनस के इंटू R1 वेक्टर ही आ रही है। कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने R1 के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया के के साथ, और डायरेक्शन लिखने के लिए भी हमने R1 को यूज़ किया। डायरेक्शन भी R1 की डायरेक्शन में है, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो विद माइनस साइन। तो R1 कैप भी है और R1 भी है, तो दोनों कंबाइन करके R1 वेक्टर हो गया। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी कैन राइट दिस फोर्स just simply in terms of the vector R1 multiplied by K, which is the force constant. And similarly for BP we can write the force magnitude will be KR2, where R2 is the length BP, and the direction is again minus R2 cap in this direction. So we can combine the two and write it as minus KR2. So this is very important. This understanding this part is very, very important. This is the core of the problem. This is the most important concept in the problem. फिर अगर कोई इस तीसरी फोर्स भी लगानी पड़ेगी, तो दो फोर्सेस लग रही हैं ऑलरेडी इस बॉल पे। सो तीसरी फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगी, सच दैट आई एम कॉलिंग दिस फोर्स F. द थर्ड फोर्स इज F, राइट। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग, जिसका मैग्नीट्यूड हमें 1000 न्यूटन गिवन है। तो तीनों फोर्सेस के एक्शन के अंडर द पार्टिकल द बॉल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, तो तीनों का सम ज़ीरो होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ इन वेक्टर फॉर्म। सो आई कैन रीअरेंज द टर्म्स। फिर R1 को मैंने AP प्लस BP लिख लिया, R1 और R2 को AP और BP लिख लिया, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे होल्ड फॉर। सो नाउ आई विल रीअरेंज सम टर्म्स एंड सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो ये कैसे करेंगे? तो व्हाट इज़ AP? सो इस डायग्राम को देखते हैं, ये वाला जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। तो व्हाट इज़ AP? AP इज़ दिस वेक्टर, राइट। तो या तो डायग्राम से भी समझ सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड मेथड है समझने का कि AP वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है AP वेक्टर है इन जनरल, उसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ये P पॉइंट है, तो ये दिस पॉइंट इज़ P एंड दिस पॉइंट इज़ A, और कोई भी थर्ड पॉइंट है O। इट नीड नॉट बी द ओरिजिन, इट कैन बी एनी पॉइंट, राइट। तो अगर मैं OP माइनस OA कर देता हूँ, OP माइनस OA कर देता हूँ, तो आई गेट AP वेक्टर। कि मतलब आई एम गोइंग फ्रॉम अ थर्ड पॉइंट टू P, आई एम गोइंग फ्रॉम अ थर्ड पॉइंट टू A। उन दोनों चीज़ों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इट इज़ जस्ट लाइक गोइंग फ्रॉम A टू P। इसको रीअरेंज करके सोचोगे तो ज़्यादा ईजी लगेगा कि इफ़ यू थिंक ऑफ इट एज दैट OP इज इक्वल टू AP प्लस OA। कि आप कोई O पॉइंट है, पहले वहाँ से आप एक A तक गए, सो दैट इज़ OA, दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ OA। देन आप A से P गए, दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ AP। सो दिस, इन दोनों का सम जो है दैट रिजल्ट्स इन द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OP। कि मतलब इफेक्टिवली ऐसे सोचना है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सोचना है वेक्टर को, तो आसान लगता है समझने में। ऑल्दो वेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी और फोर्स, बट डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सोचना सबसे कन्वीनियंट लगता है। कि हम O कोई पॉइंट है, वहाँ से A जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट OA है, फिर A से P जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट AP है। दोनों को ऐड कर दिया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इफेक्टिवली यही हुआ कि आप O से P चले गए, तो दोनों का सम को हम OP लिख सकते हैं। तो उसको रीअरेंज करके आई हैव रिटन लाइक दिस कि AP वेक्टर इज OP माइनस OA। सिमिलरली BP वेक्टर इज OP माइनस OB, राइट। तो मैंने क्यों लिखा ऐसा है, दिस विल बिकम क्लियर जस्ट इन एन इंस्टेंट, कि अब दोनों में से OP को कंबाइन करके लिख लिया और OA प्लस OB लिख लिया, बट OA प्लस OB इज ज़ीरो। सो OA प्लस OB इज ज़ीरो बिकॉज A and B are equidistant from the origin and they lie in opposite directions also. So ये 2 into K into OP हो गया, और OP हमें पता है क्योंकि हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता है, and O is the origin, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता है 4,3. So from there we can find the force constant, right? कि basically F is equal to this
right? So then we can compare magnitudes on both sides. So we can write K is equal to the magnitude of F over twice of magnitude of OP. So then we get the answer. So this is a very interesting problem जिसमें कुछ वेक्टर्स का मैनिपुलेशन करना है, और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइकली होती हैं जेईई एडवांस्ड में आनी, मतलब बिल्कुल एकदम राइट डिफ़िकल्टी और राइट फ्लेवर का क्वेश्चन है। जेईई एडवांस्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली उसी लेंथ का भी है कि मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं है। सो इट इज़ जस्ट द राइट kind of problem for JEE Advanced. So you should definitely keep practicing from this book and from this section, especially build your understanding of each chapter. And I hope you like the solution, and thanks for watching.